हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज की क्लास से आपके जो बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिक्स रहेंगे। आज की क्लास को अंत तक देखिएगा और इस क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हमारे यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्या प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा और सभी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। लिखा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। तो देखिए, बाल कृष्ण भट्ट की रचना हम कौन सी पढ़े, तो ललित निबंध हम पढ़े हैं। और इनकी रचना बातचीत क्या है, तो बातचीत ललित निबंध है। ठीक है, अब हमारा 2 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। तो देखिए, ध्यान रखिए, बाल कृष्ण भट्ट जो ये आधुनिक काल के और भारतेंदु काल दोनों इस ऑप्शन दिया जाता है। तो कौन आप दोनों में से कौन भी मार सकते हैं, तो क्या भारतेंदु काल को होंगे। यदि आधुनिक काल दिया तो उसको भी मार सकते हैं। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो देखिए, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर खुद से बात करना। और 4 नंबर लिखा गया कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रभावपूर्ण भाषा होता है। अब हमारा 5 नंबर प्रश्न आ जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का कौन सा मासिक पत्रिका निकाला, तो उन्होंने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकालता है, यानी सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर लिखा गया है कि बातचीत किस विधा क्या है, तो बातचीत की विधा क्या है, निबंध है। बातचीत की विधा क्या है, निबंध है। आप याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब लिखा गया है 7 नंबर प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि लिखा है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास की रचना है। अब देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजानक सुजान, सद्भाव परीक्षा, जो गुरु है, इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 नंबर लिखा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है, तो रेल के विकेट के लिए इनकी रचना है। 11 नंबर प्रश्न लिखा गया कि रॉबिन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी। देखिए, रॉबिन क्रूसो जो थे 16 वर्ष जंगल में रहे, तो 16 वर्ष के बाद उन्होंने फराडे के मुंह से बात सुनी थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 12 नंबर प्रश्न आता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो निबंध के निबंधकार हमारे कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर लिखा गया प्रश्न कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो कौन सा उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो 100 अजान एक सुजान इनकी रचना उपन्यास है। ठीक है, 15 नंबर लिखा गया नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न लिखा गया कि रॉबिन क्रूसो कब मनुष्य का मुंह देखने के लिए नहीं मिला था। कब तक मनुष्य का मुंह नहीं देखने को मिला था, तो 16 वर्षों तक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, ध्यान दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रश्न आता है 17 नंबर कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, तो यह हमारा बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि ये असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका कथन है। तो यह किसका कथन है, तो एडिसन का कथन है। यह किसका कथन है दोस्तों, यह एडिसन का कथन है। अब लिखा गया है कि एडिसन के अनुसार बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। तो बातचीत कितने लोगों में हो सकती है, तो 2 लोगों में, अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, 4 नंबर लिखा 20 नंबर लिखा बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो देखिए, बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हल्का और क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो देखिए, बोलेंगे नहीं तो सभी तभी ना सृष्टि गूंगी, यानी वाक सत्य हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लिखा गया है 22 नंबर प्रश्न आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 23 नंबर लिखेंगे बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है। तो बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार आप जानते हैं कि आधुनिक काल, आधुनिक काल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लिखा गया 24 नंबर प्रश्न कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन एवं स्टील की श्रेणी में रखा है। तो किसने एडिशन एवं अंग्रेजी का स्टील की श्रेणी में रखा है, तो वो कौन रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल रखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लिखा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था लखनऊ उत्तर प्रदेश है, यानी सॉरी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हमारा प्रश्न क्या आ जाता है 26 नंबर प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट ने किस
पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने। किस पत्रिका निकाला था? हिंदी प्रदीप निकाला था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका मासिक पत्रिका निकालना कब, मतलब जो है मासिक हिंदी पत्रिका ये कब निकाला था? तो उन्होंने, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1877 में उन्होंने निकाला था। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम जो इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये थे। अब हमारा कौन सा प्रश्न आ जाता है? अगला नंबर प्रश्न आ जाता है 29 नंबर कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो हमारा अमृतसर शहर का चित्रण है। ठीक है, अमृतसर। अब लिखिए लखनऊ कहाँ, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न आता है कि लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो हमारा था वो जमादार पद पर था। किस पद पर था? तो जमादार पद पर था। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न आता है कि सिख राइफल का जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो लहना सिंह का नंबर जो हमारा 77 था। ठीक है। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न आता है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दिया था। कहाँ दिया था? लायलपुर में दिया था। अब अगला प्रश्न लिखा है कि गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ होता है? तो उनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन किसकी रचना? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक है। लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में? तो लहाना सिंह की मृत्यु जो थी हमारे वजीरा सिंह के गोद में थी। किसके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। पॉल्टून का विशुद्धक कौन था? तो पॉल्टून का विशुद्धक जो था हमारा, याद रखिएगा, तो देखिए पॉल्टून का विशुद्धक जो हमारा था वह कौन था? तो वजीरा सिंह था। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। ठीक है। अब लिखा गया है कि भारतीय सिपाहियों लिखा गया प्रश्न, ध्यान दीजिए। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ? तो भारतीय सिपाहियों के साथ जर्मन के साथ संघर्ष है, जर्मनों के साथ। ठीक है, जर्मनों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न लिखा है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार भाग गिराया था? तो किसने गिराया था? तो लहाना सिंह ने मार गिराया था। ठीक है। अब 41 नंबर प्रश्न आता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अब 42 नंबर लिखा गया है कि उस कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो हमारी रचना है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है। 43 नंबर लिखा है कि पुरानी हिंदी रचना है, तो पुरानी हिंदी रचना भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है। कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? तो कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम इनकी जो है निबंध नहीं है। ठीक है। अब लिखा गया है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो देखिए कुड़माई का अर्थ होता है दोस्तों मंगनी। ठीक है। अब लिखा गया है 46 नंबर प्रश्न कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी जो हमने बताया था 5 भागों में विभक्त है। ठीक है। 47 नंबर लिखा गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883 को हुआ था। लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लाहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। 49 नंबर लिखा गया है कि बोधा कौन था? तो बोधा जो था हमारा हाजरा सिंह का क्या था? बेटा था। हाजरा सिंह यानी सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी कौन सी है? तो इनकी कहानी कौन है? उसने कहा था इनकी कहानी है। ठीक है। कौन सी रचना लिखा गया? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है? तो कौन सी कहानी लिखी नहीं है? तो सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा, कफन उसने कहा था। देखिए इनकी जो कहानी नहीं लिखी गई है वो कफन इनकी कहानी नहीं है। ठीक है। अब हमारा अगला जो प्रश्न आता है उस प्रश्न को पढ़िए। 52 नंबर प्रश्न कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो देखिए गु से गुलेरी या गु से गुलेर, ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ट्रिक में। उसने कहा था कहानीकार कौन थे? तो उसने कहा था कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। ठीक है। अब लिखा गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार है? तो वो किस युग के निबंधकार थे? तो वो द्विवेदी युग के निबंधकार थे। ठीक है दोस्तों। अब 55 नंबर प्रश्न आता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था हमारी कहानी, ऑप्शन पढ़िए। तो ऑप्शन हमारे देखा है कि चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो वह हमारी कहानी है कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है। अब लिखा गया प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है
कि पुरानी हिंदी रचना है, तो पुरानी हिंदी जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर लिखा है कीर्तन सिंह कौन था, तो कीर्तन सिंह हमारा जो था दोस्तों वो लाहना सिंह का भतीजा था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था कि क्या तेरी कुड़माई होगी, तेरी कुड़माई होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लिखा गया प्रश्न कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने के लिए कहा, तो वो कितने, तो 10 आदमी छोड़ जाने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लिखा गया है 60 नंबर प्रश्न कि अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, तो अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे। कौन थे दोस्तों, तो मामा थे, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए कौन किसे भेजता है, तो लिखिए लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। किसे भेजता है, वजीरा सिंह को। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब 62 नंबर लिखा गया है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, किसने कहा, तो लाहना सिंह से कहा, नहीं ऑप्शन नंबर हमारा बी का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर लिखा गया लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो कौन लेकर बैठा था, तो हमारा वजीरा सिंह लेकर बैठा था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या लिखा है, 64 नंबर लिखा गया है कि लाहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे, तो कहाँ के रहने वाले, तो अमृतसर के रहने वाले थे, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाए। 61 नंबर लिखा है उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो 1915 में रचना हुई थी, यानी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब 66 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है दोस्तों, कड़बक के कवि कौन है, तो कड़बक के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी इसके कवि है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न आ जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी कविता कौन सी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी कविता कड़बक कविता है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था 1492 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब लिखा गया प्रश्न कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। अब लिखा गया है कि जायसी किस तरह के कवि थे, जायसी जो हमारे दोस्तों थे वह सूफी कवि थे। किससे कवि थे, सूफी कवि थे। 71 का प्रश्न है कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान कहाँ था, तो जायसी का जन्म स्थान अमेठी था। कहाँ था, अमेठी था। जायसी के पिता का नाम क्या था, तो शेख ममरेज, तो इसको ममरेज कर लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 73 नंबर लिखा है कि जायसी थे, तो जायसी क्या थे, तो जायसी दोस्तों फकीर थे, जायसी फकीर थे, यानी हमारा अब 74 नंबर प्रश्न है कि जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े, तो वह हिंदी साहित्य के प्रेम मार्गी की शाखा से क्या जुड़े हैं, प्रेम मार्गी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब 75 नंबर लिखा है कि जायसी की काव्य की भाषा क्या है, तो जायसी काव्य की भाषा दोस्तों हमारी अवधी, यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया 76 नंबर जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, तो देखिए जायसी का काव्य का जो मुख्य रस है हमारा क्या, वात्सल्य रस है, क्या श्रृंगार रस है, क्या वीर रस है, क्या है, इनमें से कोई नहीं था। उनकी जो काव्य की रचना है, तो देखिए दोस्तों उनका जो जो उनकी काव्य की रस है वो श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 77 नंबर प्रश्न, जायसी ने रतन सेन पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, तो उन्होंने रक्त के रूप में लय के क्या जोड़ा है, रक्त रूप लय के द्वारा जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अगला लिखा है कि जायसी ने रतन सेन पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है, तो उन्हें किसके द्वारा सींचा है, तो अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर लिखा गया जायसी ने किस दोस्त से युक्त होते हुए गुणवान भी है, तो कौन सा दोस्त था, तो वह नेत्र दोस्त है, वो आंख से अंधे थे। ठीक है दोस्तों, जायसी काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है, गंभीर एवं व्यापक है, तो वो किसके भांति है, तो समुद्र की भांति है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि इनमें से कौन प्रेम के पीर कवि है, तो प्रेम के पीर कवि जायसी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर लिखा गया कड़बक कहाँ से लिया गया, तो कड़बक जो हमारा लिया गया है वह कहाँ से लिया, पद्मावत से लिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कड़बक के रचयिता कौन है, तो कड़बक के रचयिता हमारे दोस्तों कौन है, तो वह जायसी है। कौन है, तो जायसी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर लिखा गया जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो जायसी की रचित पद्मावत की भाषा हमारी क्या है, अवधी है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी
किस परंपरा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेमाखात काव्य परंपरा के कवि है। ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो जायसी ने अपनी आंख की उपमा जो दर्पण से की, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारा 88 नंबर प्रश्न आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? तो किस जगह प्रेमार्गी शाखा के कवि, यानी देखिए तीन बार एक ही प्रश्न है। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो देखिए पद्मावत है, करावट है, आखिरी कलाम, तो यह है। लेकिन डी जो हमारा है मृगावती जो है इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर लिखा है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है जायसी की रचना है। ठीक है। अब 91 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है कि सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की रचना बताना। तो पद जो है सूरदास की रचना है। 92 नंबर लिखा है सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो सूरदास जो है दोस्तों वह कृष्ण भक्ति के कवि है। किस भक्ति के? कृष्ण भक्ति के कवि है। लिखा गया है सूरदास की भाषा कौन है? तो सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो हमारे सूरदास जी है। कौन है? तो सूरदास जी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूरदास किस धारा के कवि है? तो सूरदास कृष्ण शैरवी धारा के कवि है। हम 96 नंबर प्रश्न आ जाता है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? तो नंद की गोद में बैठकर क्या करते हैं दोस्तों? भोजन करते हैं। प्रस्तुत प्रथम पद कृष्ण को किसकी सूचना देता है? तो किसकी सूचना देता है? तो भोर होने की, यानी सुबह होने की सूचना देता है। ठीक है। और लिखा गया है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो वो किस काल के? तो भक्ति काल के कवि, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है वो बताएं। सूरसागर, सुरसरावली है, सुरसरावली, शुद्ध साहित्य लहरी है, सतसई जो है इनकी रचना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर लिखा गया कौन सी रचना सूरदास की है? तो कौन सी रचना सूरदास की वह बताना है। तो सूरसागर इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है सूरदास किस चीज़ की भूख है? तो सूरदास को जानते हैं किस चीज़ की भूख है? तो जूठन की भूख है। किसकी जूठन? तो कृष्ण की जूठन की भूख है। अगला प्रश्न आ जाता है कि सूरदास का अनुमानित जन्म कब हुआ था? तो 1478 में इनका अनुमानित जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो जायसी जो है दोस्तों अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला 104 नंबर प्रश्न आता है कि कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखते निरंतर कौन सा अलंकार है? तो इसमें बताना है। तो इसमें अनुप्रस्कार अलंकार है। ठीक है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब हमारा आ जाता है 105 नंबर प्रश्न कि सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर जो रचना है हमारी वह सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पद में किस का खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है? तो द्वितीय पद में जानते हैं दही का उल्लेख है, माखन का भी उल्लेख है। कृष्ण जी यह सभी खाते हैं। तो ठीक है। अब कौन सा उल्लेख नहीं है? तो अपूप का उल्लेख नहीं है। ठीक है। अपूप क्या होता है आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न 107 नंबर सूरदास की कृति कौन सी है? तो सूरदास की कृति आपको बताना है साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। अगला प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो सूरसागर जो रचना है उसकी ब्रज भाषा है। ठीक है, क्योंकि सूरदास है ब्रज भाषा में लिखते थे। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो सूरदास संकलित पदों में हमारा जो रस है वह ध्यान दीजिएगा। देखिए सूरदास के जो हमारे पद उनमें कौन सी रचना कौन सा रस है? तो कौन सा रस है आपको याद रखना है, वात्सल्य रस है, क्योंकि वात्सल्य के अद्वितीय कवि सूरदास है। ठीक है। कन्या का क्या अर्थ होता है? तो देखिए कन्या का अर्थ होता है दोस्तों गोद। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आ जाता है आज का अंतिम प्रश्न कि भगवान श्री कृष्ण किसके लिए पूज्य है? तो किस कवि के लिए पूज्य है? तो हमारे किस कवि के लिए? सूरदास कवि के लिए पूज्य है। तो ये थे हमारे आपको 100 कहते थे 11 जो हमारा पॉजिटिव प्रश्न एक्स्ट्रा करा दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इसलिए करा दिए। और देखिए क्लास कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाना है और क्लास को लाइक ज़रूर कर देना है दोस्तों, और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।